हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएम प्राची। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनडायरेक्ट टैक्स का लॉ कस्टम का वर्कबुक डिस्कशन, जो कि ये लास्ट पार्ट है इसका। इसके बाद हम लोग एफटीपी डिस्कस करेंगे। गाइस, क्या आप लोग इसके लिए एक्साइटेड है? उसका कैप्सूल रिवीजन ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर डाल चुका है, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके देख सकते हो आप। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, आज हम लोग स्टडी नोट नंबर 10, 11, 12 जो कि लास्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखते चलो। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर passed by proper officer lower in rank than principal commissioner of a custom may appeal commissioner of a custom within dash days, obviously 60 days। हम लोग पढ़े कि सेक्शन 128 में अगर कोई पर्सन को पसंद नहीं आता है जो ऑर्डर आया है वो जाकर 60 डेज के अंदर अपील कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट इज अ फीस? कितना रुपए लगता है जब अपन एडवांस रूलिंग देते हैं? गाइस 10,000 लगता है। ठीक है। व्हाट इज अ कैपिटल पनिशमेंट अंडर सेक्शन 132 फॉर फॉल्स डिक्लेरेशन? अगर हम लोग झूठी 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 बातें बता देंगे तो हमको 2 साल तक की जेल हो सकती है। गाइस मत बताना, ठीक है। ठीक है। एन एप्लीकेशन फॉर रिवीजन, अगर अपन को रिवीजन करवाना रहेगा तो कितने दिन में एप्लीकेशन देते हैं? 3 मंथ्स में। ठीक है। डिस्कस द प्रोविजन रिलेटेड टू री एक्सपोर्ट और क्लियरेंस ऑफ अनयूटिलाइज्ड और डिफेक्टिव गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम फॉलोइंग द कस्टम रूल्स। री एक्सपोर्ट ऑफ और क्लियरेंस ऑफ अनयूटिलाइज और डिफेक्टिव गुड्स। गाइस, आपका जो गुड्स है वो डिफेक्टिव है या फिर वो अनयूटिलाइज हो गया क्लियरेंस के टाइम पे, तब क्या करेंगे? ठीक है, तो द इम्पोर्टर हु अवेल द बेनिफिट ऑफ एग्जम्पशंस, अगर वो इम्पोर्टर जो है वो अवेल कर चुका है एग्जम्पशन का बेनिफिट, ठीक है, तो फिर उसके इस पे क्या होगा? वो री एक्सपोर्ट करके मेरी एक्सपोर्ट द अनयूटिलाइज और डिफेक्टिव इंपोर्ट गुड्स विद इन 6 मंथ। तो वो क्या करेगा? वो अगर सामान खराब आया ना तो उसको वापस कर देगा 6 मंथ के अंदर, जब से वो इम्पोर्ट किया था तब से। ठीक है, विद द परमिशन ऑफ डिप्यूटी कमिश्नर या कस्टम का परमिशन ले लेगा असिस्टेंट कमिश्नर की, और उसके बाद 6 महीने के अंदर वो वापस करवा देगा सामान को। ठीक है। However, the value of such goods for re-export shall not be less than the value of said good at the time of import। और उसकी जो वैल्यू है वो कम नहीं होनी चाहिए, जितनी थी उतनी होनी चाहिए। द इम्पोर्टर हु अवेल द बेनिफिट ऑफ एग्जम्पशन नोटिफिकेशन, अगर आपने अवेल किया बेनिफिट एग्जम्पशन का, ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन ऑफ द रूल्स क्लियर अनयूटिलाइज और डिफेक्टिव इम्पोर्टेड गुड्स, द परमिशन ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर एंड कस्टम इन द केस में भी दिस वेयर द इम्पोर्टेड गुड्स पुट टू यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, अगर आपने उस सामान को पुट टू यूज किया मैन्युफैक्चरिंग के लिए या रेंडरिंग के लिए सर्विसेज विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर, और द इम्पोर्ट the date of import on payment of duty is equal to the difference between the duty levied on a goods but the exemption availed is already paid, if any, at a time of importation along with the interest at the fixed by notification। गाइस बोल रहा है कि अगर आपने 6 महीने के अंदर ना वो सामान जो डिफेक्टिव आया था या अंडर यूटिलाइजेशन था आपका, वो सामान को अगर आपने वापस नहीं किया ना 6 मंथ के अंदर अंदर डेट ऑफ इम्पोर्ट से, ऑन पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन। तो गाइस देखो, उस समय जब आपने पेमेंट की थी ड्यूटी की ना, उस समय जो भी आपका अमाउंट था वो ना इक्वल होना चाहिए उस डिफरेंस से, जो अभी लगने वाली है। बट द एग्जम्पशन अवेल इज ऑलरेडी पेड, बट एग्जम्पशन का पैसे तो आपको पे करना ही पड़ेगा, बोल रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? मैं फिर से रीड करती, थोड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लग रही, देखो। बोल रहा है कि imported goods shall be put to use for manufacturing of goods or rendering of services within six with a 6 month from a date of import on payment of import duty equal to the difference between the duty levied on the goods but the exemption availed on that already paid, if any, at a time of importation along with the interest of fixed notification, the period from starting from the date of importation of a goods on which exemption was availed and the ending of actual payment at the amount is differential liable to pay। बोल रहा है कि जो अपन को ड्यूटी जो ऑलरेडी पे हो चुकी उसका तो ठीक है। ठीक है गाइस, और फिर बोल रहा है कि जब अपन इंपोर्ट किए थे ना उस समय हमको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन में रेट फिक्स है उस रेट से। ठीक है, जो भी पीरियड स्टैंडिंग है इंपोर्ट, जिस दिन आपने इंपोर्ट किया था उस दिन से लेके, मतलब जिस दिन इंपोर्ट किया था और एग्जाम्पशन अवेल किया था उस दिन से लेके जब आप एक्चुअल पेमेंट कर रहे हो उस दिन तक का बीच का जो डिफरेंस है ना, उतने टाइम का आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, ये बोल रहा है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट चलते। स्टेट द प्रोविजन रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड गिविंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिसीट्स ऑफ imported goods where the goods are indebted to import for following the custom।
हमको प्रोविजंस बताना है, हम लोग को जो रिकॉर्ड मेंटेन करना है उसका। ठीक है गाइस? तो देखिए, इम्पोर्टर हु इंडीड टू अवेल द बेनिफिट ऑफ एग्जम्पशन, जिसका एग्जम्पशन का बेनिफिट मिल रहा है, नोटिफिकेशन शैल बी इंफॉर्मेशन ऑफ रिसीट्स ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स इन हिज प्रेमाइसेस वेयर द गुड्स शैल बी पुट टू यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करने रख लिया है, ठीक है, विद इन 2 days, 2 दिन के अंदर अंदर, जिसमें हॉलीडे को हटाना है अपन को, ठीक है, ऑन अ रिसीप्ट ऑफ जुडिशरी कस्टम ऑफिसर्स, ठीक है, द कस्टम हु अवेल द बेनिफिट ऑफ एग्जम्पशन नोटिफिकेशन शैल मेंटेन अकाउंट्स ऑफ सच क्लियरली इंडिकेट द क्वांटिटी एंड वैल्यू। गाइस, आपको एक अकाउंट्स मेंटेन करना है जिसमें आपको वैल्यू और क्वांटिटी दोनों लिखना रहेगा। ठीक है गाइस? क्या इंपोर्ट किए थे, कितने रुपए का किए थे, ठीक है? और फिर अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस और क्वांटिटी एंड री एक्सपोर्ट, इफ एनी, अगर कोई री एक्सपोर्ट करता है उसको भी मेंटेन करना है आपको। ठीक है गाइस? उसके बाद फिर द क्वांटिटी रिमेन इन स्टॉक, अगर कोई स्टॉक में रिमेन है उसको भी लिखना है। बिल ऑफ एंट्री शैल बी प्रोड्यूस इन अ said account and when the required to deputy commissioner or custom, as the case may be, assistant commissioner of a custom having jurisdiction over the premises where the importation of a good shall be put to use for manufacturing of goods or rendering of services। ठीक है, परमिशन लेना पड़ेगा आपको जब आप उसको यूज करना चाहते हो तब के लिए। ठीक है गाइस? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द इम्पोर्टेशन हु अवेल द बेनिफिट एग्जम्पशन शैल सबमिट क्वार्टरली रिटर्न। गाइस, हम लोग को क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना पड़ता है। ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंगली डेप्यूटी और कस्टम की ले सकते हो आप परमिशन, और फिर उसके हिसाब से आपको क्वार्टरली रिटर्न डालना पड़ेगा। ठीक है, 10th ऑफ फॉलोइंग क्वार्टर, ठीक है, 10th ऑफ फॉलोइंग क्वार्टर। हमको एक क्वेश्चन गिवन है, उसको पढ़ लेते हैं। जो विशाल है वो अनऑथराइज इंपोर्ट किया 1000 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट का, जिसकी एसेसिबल वैल्यू 5 लाख की है। टोटल कस्टम उसने 1,20,000 का पे किया और मार्केट वैल्यू उसकी 800 पर पीस है। कस्टम अथॉरिटी जो बोल रही है कॉन्फिस्केट कर दी गुड्स को, ठीक है, और बोल रही है कि फाइन भरना पड़ेगा 50% ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो अमाउंट पेबल कितना हमको बताना है। गाइस देखो, अगर कोई सामान 5 लाख का था जिसमें हमने ड्यूटी 1,50,000 पे की, तो टोटल कितना हो गया ये हो गया 6,20,000। ठीक है गाइस, अब मार्केट वैल्यू हमको दी 800 का एक सामान है, 1,000 हमने मंगाया था, ये क्वांटिटी है। ठीक है, तो अपन इन दोनों को इंटू कर देंगे, तो अपना आ गया 1,00,000 रुपए। ठीक है गाइस, तो इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट है, तो ये आ गया 1,80,000 प्रॉफिट। अब इसका 50% हमको मांग रही है गवर्नमेंट, तो उनको दे देंगे 50, जो कि 90,000 आ रहा है एज अ फाइन। ठीक है, एज पर सेक्शन 125 फाइन शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड द मार्केट प्राइस ऑफ अ गुड्स कन्फिस्केटेड लेस देन द, बोल रहा है कि जो आपका फाइन है ना वो मार्केट प्राइस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मार्केट प्राइस कितना है, 800 इंटू 1000 है, मतलब 8 लाख के सामान में अपन तो सिर्फ 90,000 ले रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम फाइन कितना ले सकते हैं वो बता रहा है हमको। ठीक है गाइस, तो मैक्सिमम अपन कितना से ज़्यादा ले सकते हैं, अगर कोई सामान 8 लाख का है, ड्यूटी हटाने के बाद, ये ड्यूटी हटा दोगे तो अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप फाइन लेते तो आप 1 सेकेंड, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप ड्यूटी उससे ना 6,80,000 की ले सकते हो, क्योंकि गाइस आपने देखा ही यहाँ पे सामान हम कितने का मंगाया। 1 सेकेंड, देखो हमारा सामान कितने का है, मार्केट प्राइस कितना उसका 800 इंटू 1000। ठीक है, तो ये कितने का है, पूरा 8 लाख का है, जिसमें ड्यूटी हटा दिया अपन, तो टोटल अपना एक 6,80,000 की आप फाइन ले सकते हो, बट अभी तो वो 90,000 की ले रहा है, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द पावर्स ऑफ बोर्ड टू सिंप्लीफाई प्रोसीजर। प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या उन्होंने किया है हमको बताना है। ठीक है, notwithstanding anything contained in provision of a act, board may for a purpose of facilitation of a trade measures prescribe a separate procedure or documentation or class। देखो कुछ separate procedures बताए उन्होंने, जैसे कि देखो सबसे पहला क्या है, हमको मेंटेन करना है ट्रांसपेरेंसी इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है गाइस, सेकंड क्या है कि क्लियरेंस या रिलीज करते हैं जब गुड्स, उस समय हमको साइंस ही एंटर करना है। ठीक है, रिड्यूस करना है ट्रांजैक्शन की कॉस्ट को क्लियरेंस के समय। ठीक है, बैलेंस करना है हमको इन कस्टम कंट्रोल्स और फैसिलिटेशन और ट्रेड्स के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग, पावर टू टेक सैंपल्स। सैंपल के ऊपर हमको शॉर्ट नोट लिखने बोल रहा है, ये अच्छा टॉपिक है, मतलब आ सकता है, थोड़ा ऐसा कह सकते हैं। The proper officer may on entry of a clearance of a goods or at a time while such goods are being passed through custom area take samples of a goods in presence of a owner।
गाइस हम लोग जब क्लियरेंस करवा रहे हैं तब उस समय ओनर जो रहेगा ना, या ओनर की प्रेजेंस में सैंपल ले सकते हैं। फॉर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के लिए ले सकते हैं, असर्टेनिंग वैल्यू के लिए ले सकते हैं, या फिर अदर पर्पस के लिए ले सकते हैं। ठीक है गाइस, वन एग्जामिनेशन, सेकंड असर्टेनिंग, थर्ड अदर पर्पस। ठीक है, आफ्टर द पर्पस ऑफ विच सैंपल हैज बीन टेकन कैरी आउट, जिस पर्पस के लिए हमने सैंपल लिया था वो हो जाता है। इफ प्रैक्टिकली बी रिस्टोर टू द ओनर, अगर हम कर सकते हैं रिस्टोर तो कर देना चाहिए। ठीक है, और नहीं कर सकते तो बट इफ द ओनर फेल टू टेक डिलीवरी, समझ लो कि हमने बोला कि यहाँ से ले जाना सामान, अब वो 3 महीने तक नहीं आया वहां पर, तो फिर हम लोग डिस्पोज ऑफ कर देंगे उस सामान को। हमारी जिम्मेदारी नहीं है फिर कि हम ले जाकर उसे घर पे डिलीवरी दें। ठीक है गाइस, नो ड्यूटी शैल बी चार्ज ऑफ एनी सैंपल। हम सैंपल लेंगे तो उसके ऊपर कोई भी ड्यूटी चार्ज नहीं होगी। विच इज कंज्यूम्ड और डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन, जो सामान खराब हो गया या फिर कंज्यूम हो गया उस टाइम पे, उसके ऊपर ड्यूटी नहीं लगती। फॉर एग्जाम्पल कि अगर रिस्टोर होगा वो सामान तो फिर उस पर लगेगी। ठीक है, बट अगर चेकिंग के दौरान ही खराब हो गया या खत्म हो गया तो फिर नहीं लगेगी। नेक्स्ट है लाइबिलिटी ऑफ अ एजेंट अपॉइंटेड बाय द पर्सन फॉर चार्ज फॉर कन्वेनेंस। कन्वेंस में जब अपन किसी एजेंट को रखते हैं तब का हमको बताना चार्ज। ठीक है, where the custom act required anything to be above by the person in charge of a conveyance, it may done by behalf of agent। अगर कोई कस्टम एक्ट चाहता है कुछ काम आपसे करो कराना तो वो आपके एजेंट से भी वो काम करवा सकता है। एन एजेंट इज अपॉइंटेड बाय द पर्सन इन चार्ज, पर्सन इन चार्ज रहता है वो अपॉइंट करता है एक एजेंट को अपना काम कराने के लिए। ठीक है गाइस, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने एजेंट को भेज देता है। वो फुलफिल करता है सारी चीज, सारे क्वेश्चन जो भी इससे रिलेटेड रहते हैं, सारे ऑब्लिगेशन जो पर्सन इन चार्ज के ऊपर रहता है वो अपने एजेंट को बोलता है सारी चीज को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, अगर कोई पेनल्टी वगैरह भी लगती है तो वो एजेंट पे कर देता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल इन चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इशू ऑफ शो कॉज नोटिस बिफोर कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स। नो, नो ऑर्डर, नो कॉन्फिस्केशन any goods importing any penalty on the person shall made unless the owner of a goods of such। गाइस हम लोग किसी भी गुड्स को कन्फिस्केट नहीं कर सकते जब तक उसका गुड्स का ओनर इज गिवन राइटिंग, वो एक नोटिस देना पड़ेगा उसको राइटिंग में अपन को। ठीक है, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा जिसमें अपन को कस्टम में कि नॉट बिलो द, मतलब वो जिस ऑफिसर से हम परमिशन ले रहे हैं वो कौन होना चाहिए, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम होना चाहिए। ठीक है, और उनको पता होना चाहिए कि उनका गुड्स को कॉन्फिस्केट करने वाले हैं और उसके ऊपर पेनल्टी लगने वाली करके। ठीक है, वो इंसान को हमको एक नोटिस देना पड़ेगा राइटिंग में पहले। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग उसको उसकी बात सुनेंगे, मतलब उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा हमको। ठीक है, उसके बाद फिर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन दैट मैटर। ठीक है, और रीजनेबल टाइम के लिए देंगे उसको, ऐसा नहीं कि अभी वो आ नहीं रहा है बताने के लिए तो हम वेट करते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। रीजनेबल टाइम तक का देते हैं। ओरल, द नोटिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन में बी रिक्वेस्टेड टू पर्सन ओरल, अगर रिप्रेजेंटेशन देना तो ओरल भी दे सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर जो रहेगा वो सप्लीमेंट्री नोटिस भी इशू कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द केसेस वेयर गुड्स हैज बीन एक्सपोर्टेड आर लायबल टू कन्फिस्केट। हम कब कन्फिस्केट कर सकते हैं? गाइस 7 क्वेश्चन है इसमें, तो आप मेरे साथ बने रहिए। हम लोग 5th क्वेश्चन में, बस 2 क्वेश्चन आ रहे हैं ये। ठीक है, तो देखते हैं हमारा गुड्स कब कन्फिस्केट हो सकता है। द फॉलोइंग एक्सपोर्ट गुड्स शैल बी लायबल टू कन्फिस्केट। एक्सपोर्ट गुड्स, अगर इस ध्यान रखना है एक्सपोर्ट हम जो भेजते हैं वो एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, एनी पर्सन अटेम्प्ट टू बी एक्सपोर्टेड बाय सी और एयर फ्रॉम एनी प्लेस अदर देन कस्टम पोर्ट, और अगर कोई सामान आप ना कस्टम पोर्ट के अलावा कहीं से भी भेज दे रहे हो तो फिर वो कन्फिस्केट हो सकता है। Next, any goods attempt to be exported by land or inland water, any route other than नोटिफिकेशन में गिवन है वो रूट के अलावा आप अपने से भेज रहे हो तो कन्फिस्केट हो सकता है आपका गुड्स। एनी गुड्स बॉट नियर अ लैंड frontier or coastal of India and near any bay, gulf, chick or Tendal river from the purpose of being exported from place other than the land custom। यार तुम क्या कर रहे हो पता है? तुम्हारे इसका ना मतलब ऐसे समझो कि तुम्हारे घर ना मेन गेट है, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर का बड़ा सा मेन गेट है, यहाँ से आपको आना जाना अलाउड है, आपके घर वाले मना नहीं करते हैं यहाँ से आने जाने के लिए। आप क्या कर रहे हो, पीछे में छोटू सा गेट है ना, वो गेट से आना जाना कर रहे हो चोरी चोरी चुपके चुपके, तो शक तो होगा ना। चुपचाप से मेन गेट से आना जाना करोगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा।
बट अगर आप यहाँ से आना-जाना करोगे तो शक होगा आपके ऊपर। पूरे तीनों पॉइंट में यही लिखा है कि अगर आप कस्टम पोर्ट के अलावा कहीं से भी इधर-उधर जाओगे, तो आपको कॉन्फिस्केट कर सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है ना, आप अपने घर पे ही देख लो जाके, तब आप पकड़ा जाओगे। तो ये तो पूरी कस्टम की बात है, जहाँ पे आपका कोई रिलेटिव नहीं है। घर वाले तो फिर भी एक बार मान जाएँगे, कस्टम वाले आपकी बात क्यों मानेंगे? आप उसके क्या लगते हो? Next point, any goods attempt to be exported or bought within the limit of custom area for the purpose of being exported, contrary the prohibition imposition by the under the act or a law. आप कोई प्रोहिबिटेड काम करोगे तो फिर आपको कन्फिस्केट करेंगे ही ना आपके गुड्स को। एनी गुड्स फाउंड कंसील्ड इन अ पैकिंग वाइल बॉट इन लिमिट्स, आपकी कोई हमको ना लिमिट, आपकी जो पैकिंग है उसको कंसील लग रही है, तो फिर आपका गुड्स कन्फिस्केट हो सकता है। जो कि लोडेड हो रहा है ना, विच आर लोडेड और अटेम्प्ट टू बी लोडेड आर कंट्रावेंशन द प्रोविजन, ऐसा कुछ काम करो जिससे प्रोविजन कंट्रावेन हो रही है, तो फिर कन्फिस्केट हो सकते हो। एनी गुड्स लोडेड अटेम्प्ट टू बी लोडेड एंड अ कन्वीनियंस और वाटर बॉर्न attempt to be waterborne by being loaded on a vessel and evaluate destination of which the place outside India without the permission of proper officer। आप बिना प्रॉपर ऑफिसर की परमिशन लिए लिए डेस्टिनेशन ही बता दे रहे हो, ठीक है, आउटसाइड इंडिया की, और वो पानी से जा रही, वाटर बॉर्न है, ठीक है, तो फिर उस केस पे कॉन्फिस्केट होगा। एनी गुड्स विच आर नॉट लायबल और are in excess of those included in entry made under this act or in case of baggages declared under the act। गाइस अगर आपने इंक्लूड नहीं कराया बैगेजेस में या फिर डिक्लेरेशन नहीं दी तो फिर गुड्स कन्फिस्केट हो सकता है। Any goods entered for exportation which do not corresponded in respect of value, मतलब इसमें बोल रहा है कि अगर कोई गुड्स एक्सपोर्ट होने के लिए जा रहे जो कि रिस्पेक्ट की वैल्यू, मतलब जो उसकी वैल्यू है उस रिस्पेक्ट में वो गुड्स करस्पॉन्ड नहीं है, ठीक है, और द मटेरियल पर्टिकुलर विद द एंट्री made under the act or in case of baggage which declare, गाइस अगर वो गुड्स आपका या वो आपका बैगेज अगर वो डिक्लेरेशन 77 के अंडर है तो आपका गुड्स कन्फिस्केट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एनी गुड्स एंटर फॉर एक्सपोर्टेशन, एक्सपोर्टेशन के लिए गया तो है बट उसका आप क्लेम कर चुके हो ड्यूटी ड्रॉबैक और वो करस्पॉन्ड नहीं कर रहा है सेम ऊपर वाला पॉइंट जैसे, ठीक है, पर ये इसमें सेक्शन 75 है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, एनी गुड्स ऑन विच इम्पोर्ट ड्यूटी हैज़ नॉट बीन पेड, गाइस आपने इम्पोर्ट ड्यूटी पे नहीं की और फिर आप एक्सपोर्ट करने आ गए और उसका ड्यूटी ड्रॉबैक भी ले ली 74 में, तो आपका जो गुड्स है वो कन्फिस्केट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एनी गुड्स क्लियर फॉर एक्सपोर्टेशन विच आर नॉट लोडेड फॉर एक्सपोर्टेशन, मतलब गुड्स जो क्लियर किए थे ना वो लोड ही नहीं हुआ एक्सपोर्ट के लिए, यार ऐसा करोगे मतलब, और किए भी हो तो यार तुम नेग्लिजेंस कर रहे हो यार, ठीक नहीं है ये सब, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, एनी स्पेसिफाइड गुड्स इन रिलेशन टू विच प्रोविजन, गाइस अगर आप प्रोविजन चैप्टर्स 4B की अगर मेड कर रहे हो तो उस केस में आपका गुड्स कंट्रावेन हो जाएगा और कंट्रावेन में आपका गुड कन्फिस्केट हो सकता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट होता है गाइस तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने का कोशिश करूंगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स इन सर्टन केसेस, प्रिजम्पशंस बताने हैं अपन को डॉक्यूमेंट के केसेस में गाइस। तो पहला ये कि वेयर एनी डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय एनी पर्सन, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी इंसान बनाता है और हैज बीन सीज्ड फ्रॉम द कस्टडी, या तो वो सीज हो गया कस्टडी से, ठीक है, और कंट्रोल ऑफ एनी पर्सन, किसी के कंट्रोल में अगर वो गुड्स है, ठीक है, इन आइदर केस अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी एक्ट, या तो वो इस एक्ट में या तो किसी और एक्ट में, हैज बीन रिसीव फ्रॉम एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया, और वो उसका डॉक्यूमेंट जो हमको बाहर से मिल रहा है इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जब हमने इन्वेस्टिगेशन की थी तब, ऑफ एनी ऑफेंस, और उसमें पता चल रहा है कि अपन आपने कुछ ऑफेंस किया है, कुछ एलिगेटेड है उसमें, कुछ कमेंट कमिटेड है, कुछ मतलब वो इंसान ने कुछ कमिट किया है, ठीक है, एंड सच डॉक्यूमेंट इज टेंडर्ड बाय प्रोसिक्यूशन, और उसको टेंडर कर दिया गया प्रोसिक्यूशन के अंदर एज अ एविडेंस अगेंस्ट हिम, ठीक है, और अगेंस्ट हिम और एनी अदर पर्सन, या तो किसी और के पर्सन में खुद या फिर साथ में मिलके, तो फिर जो कोर्ट रहेगा वो प्रेज्यूम करेगा अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, मतलब इसके अगेंस्ट जब तक आप कुछ प्रूफ नहीं करोगे तब तक ये इसी को अपन एविडेंस मानेंगे, ठीक है, दैट द सिग्नेचर एंड एवरी अदर पार्ट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच purports to be handwriting of particular person or which the court may reasonably assume to have been signed by or to be writing or of any particular person that writing, and in case of document executed or attested, that is executed or attested by the person to whom it propagates
टू हैव बीन एग्जीक्यूटेड और अटेस्टेड। गाइस मान लिया जाएगा तो हैंडराइटिंग से चेक कर लेंगे वो लोग, या तो फिर अटेस्टेशन से चेक कर लेंगे, और फिर मान लिया जाएगा कि वो आपका ही है, जब तक आप उसके कॉन्ट्ररी प्रूफ नहीं कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एडमिट द डॉक्यूमेंट इन एविडेंस नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड इफ सच डॉक्यूमेंट अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेट एज एविडेंस। गाइस उसको हम एविडेंस की तरह लेंगे अगर कोई डॉक्यूमेंट है, अगर वो स्टैम्प नहीं हुआ तो भी से, ठीक है। इन इन केस ऑफ फाइलिंग, जब अपन फाइलिंग करते हैं तब। ऑल्सो प्रेज्यूम अनलेस कॉन्ट्ररी, जब तक कॉन्ट्ररी प्रूफ नहीं होगा गाइस, आपको अगर आपको सच पता है ना तो आप प्रूफ कर दो उसको, तो नहीं मानेंगे, अदरवाइज मानेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, इन्वेंट्री, फोटोग्राफ्स, ठीक है, सर्टिफाइड जो रहती है वो सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मोड्स ऑफ सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट। गाइस सर्विस ऑफ नोटिस का क्या मतलब होता है ये पूछ रहा है, या फिर उसके मोड्स पूछ रहा है। सर्विस ऑफ नोटिस के मोड्स पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला ये कि कोई ऑर्डर हो सकता है, ठीक है, कोई डिसीजन हो सकता है, समन मतलब इनविटेशन देते हैं अपन, नोटिस हो सकता है, या कोई भी कम्युनिकेशन जो एक्ट के अंदर अपन ने किया है, ठीक है, और द रूल मेड, या फिर कोई रूल बना है और वो सर्व हुआ है, सर्व बाय, कैसे, बाय टेंडरिंग इट डायरेक्टली, सीधा सीधा जाके दे दिए इंपोर्टर को, एक्सपोर्टर को, या ब्रोकर को, किसी को भी जो कि ऑथराइज्ड है इसके लिए, ठीक है, या फिर इम्प्लॉय उसका, या उसका एडवोकेट, या कोई भी अडल्ट मेंबर फैमिली का, ठीक है, या तो फिर रजिस्टर पोस्ट से भेज रहे, स्पीड पोस्ट से भेज रहे, कोरियर से भेज रहे, ठीक है, ड्यू जो पर्सन को इश्यू कर रहे हैं उनको दे रहे हैं, ठीक है, इनके प्लेस ऑफ बिजनेस में या रेसिडेंट में भेजेंगे, कॉमन सेंस है, ठीक है। बाय सेंडिंग इट टू द ईमेल एड्रेस, या तो ईमेल एड्रेस में भेज दो, या न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दो। बाय अफेक्सिंग द जहाँ पर आपका आना जाना है, या फिर आपकी पिछली बिजनेस लोकेशन है वो वहां पर रख देंगे, ठीक है। एवरी ऑर्डर डिसीजन समन नोटिस और एनी कम्युनिकेशन शैल बी डीम्ड टू बी सर्व्ड ऑन द डेट ऑन विच इट टेंडर्ड और पब्लिश और अ कॉपी फिक्स्ड और अपलोडेड। गाइस इसका मतलब ये कि अगर आपने न्यूज़पेपर में छपवाया, ईमेल किया, तो जिस तारीख को ईमेल भेज रहे हो, जिस तारीख को आप न्यूज़पेपर में छपवा रहे हो, वो डेट मान ली जाएगी कि आपको सर्व कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हेन सच नोटिस डिसीजन समन नोटिस कम्युनिकेशन रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट से जाएंगे, तो हम लोग मान लेंगे, डीम्ड मान लेंगे कि आपको रिसीव हो गया है एट द एक्सपायरी ऑफ पीरियड, जो एक एक्सपायरी नॉर्मल पीरियड रहता है तब तक हम मान लेंगे कि वो आपको मिल गया है। और अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे को तो नहीं मिला है, वो आपको ट्रांजिट में ही है, तो फिर आपको प्रूफ करना पड़ेगा वो चीज़, ठीक है गाइस। अगर आप प्रूफ कर दोगे तो मान लेंगे, आप नहीं प्रूफ कर पाओगे तो हम एक नॉर्मल टाइम मान लेंगे कि आपको रिसीव हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। गाइस एडवांस रूलिंग क्या होता है उसके बारे में आपको प्रोविजंस बताना है, ठीक है। तो देखो बहुत इजी है, द एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस्ड बाय द अथॉरिटी अंडर सेक्शन 28 एल शैल बी बाइंडिंग ओनली। ये बाइंड कब होगा, सिर्फ और सिर्फ ये देख लेते हैं, जो एप्लीकेंट है, ऑन द एप्लीकेंट हु हैड सॉर्टेड इट, जो सॉर्ट किया उसके ऊपर है लगेगा, ठीक है। इन रिस्पेक्ट, किस रिस्पेक्ट में रहेगा, इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर, जो उसने ऑब्टेन किया उस मैटर पर रहेगा। और कमिश्नर जो रहेगा, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम जो रहेगा, कमिश्नर ऑफ कस्टम, ठीक है, या फिर सबऑर्डिनेट टू हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेंट। द एडवांस रूलिंग शैल बी बाइंडिंग, किसके ऊपर बाइंड रहेगा, वो एसोसिएट अनलेस देयर इज चेंज इन लॉ, जब तक चेंज नहीं होता तब तक वो बाइंडिंग रहता है, ठीक है गाइस। आई होप आप लोग को यहाँ तक कस्टम वाला पूरा पार्ट समझ में आया होगा गाइस। हमारी वीडियोस यहाँ पर ही खत्म हो गई है, कस्टम की रिविजनरी वीडियोस। आई होप आपको वर्कबुक पूरा अच्छे से समझ में आएगा और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कस्टम समझना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। 10 to 15 मार्क्स के कस्टम से क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिकली थ्योरी। और फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाली हूँ एफटीपी के ऊपर, जो कि वर्कबुक का डिस्कशन रहेगा। ये वाला एफटीपी ये आता है गाइस 10 मार्क्स का, आप इस वीडियो को देखना ना भूले, ठीक है गाइस। और इसके बाद में क्या टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, प्लीज गाइस मुझे टॉपिक में सजेस्ट कीजिए। अगर आपको कोई डाउट आता है या फिर आप कोई टॉपिक पे चाहते हैं तो प्लीज मुझे बताइए, ताकि मैं उस पे ऊपर वीडियो बना सकूं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। और एग्जाम्स आ रहे हैं, अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके। थैंक यू, थैंक यू।